हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है इसमें। कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सबसे पहला इसके अंदर सब टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स मीन्स कि हम वेक्टर्स को किस टाइप से या कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स सच दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट is the magnitude of the vector and direction of arrow marked at one end emphasizes the direction of the vector। जैसे हम इसमें क्या लिखेंगे कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स such that the length of the line segment is the magnitude of the vector and direction of the arrow marked at one end emphasizes the direction of the वेक्टर। जैसे कि सपोज जैसे हमारे पास कोई भी वेक्टर है, हमारे पास पी क्यू, इसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे तो ये पी क्यू हमारे पास एक वेक्टर को डिनोट करेगा जो पी से क्यू पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, पी क्यू हमारे पास एक वेक्टर है जो पी से क्यू है, दो पॉइंट है पी और क्यू। इन दोनों पॉइंट्स का ज्वाइन करने में जो हमारे पास बन रहा है उसको हम वेक्टर बोलेंगे। और इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास, उसको हम क्या लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, और सिंपली पी क्यू लिख देंगे इसको विदाउट एनी एरो। ठीक है, और डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, पी टू क्यू इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास इसमें, जिसमें पी हमारे पास क्या होगा, इसका इनिशियल पॉइंट होगा। पी हमारे पास क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, एंड क्यू हमारे पास इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। क्यू हमारे पास इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। ठीक है, और हम टर्मिनल पॉइंट बोल सकते हैं या टिप भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास कोई भी वेक्टर को हम इसमें लिख सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर हमारे पास, उसमें उस वेक्टर को, कोई भी वेक्टर अगर हमें यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर पी क्यू वेक्टर लिख दिया, तो यहाँ से हमारे पास इसको रीड करने पे हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती हैं। यहाँ से हम इसको रीड करके हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर समझते हैं इसकी लेंथ, कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, पी क्यू। इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी पी क्यू हमारे पास इसकी लेंथ होगी। ठीक है,
सेकंड हम इसमें क्या समझते हैं, इसका सपोर्ट, क्योंकि हमने पी क्यू को क्या बोला है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, मतलब लाइन सेगमेंट मतलब किसी लाइन का पार्ट है यहाँ पर हमारे पास इसमें। तो सपोर्ट क्या हो गया, तो लाइन, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, जिसका क्या है पी क्यू पार्ट है, ऑफ विच पी क्यू इज सेगमेंट, जिस लाइन के पी क्यू क्या है पार्ट है, सेगमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। इज कॉल्ड द सपोर्ट, इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ द वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पी क्यू वेक्टर का सपोर्ट हो जाएगा वो। तीसरी चीज यहाँ से हमें क्या समझ में आती है इस वेक्टर से, इसकी सेंस क्या है, इसकी सेंस क्या है हमारे पास इसमें। सेंस मतलब अगर हमने यहाँ पर अगर लिखा है कि पी क्यू लिखा है तो उसकी सेंस क्या होगी कि वो पी टू क्यू है, अगर क्यू पी लिखा है तो इसका मतलब वो फ्रॉम क्यू टू पी है। तो मतलब कि कोई भी वेक्टर हमारे पास, द सेंस ऑफ पी क्यू, the sense of PQ is from P to Q and that of QP। अगर QP वेक्टर लिखा है तो उसकी सेंस क्या है हमारे पास, इज फ्रॉम Q टू P। ठीक है, तो हमारे पास सेंस, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेंस क्या होगी, the sense of a directed line segment, मतलब कोई भी वेक्टर हमारे पास उसकी सेंस क्या कहलाएगी कि वो कहाँ से कहाँ तक है, इज फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, इज फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी वेक्टर होता है तो हम उसके रीड करके हमें ये तीन चीज़ें समझ में आती हैं कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी सपोर्ट क्या है और उसका सेंस क्या है हमारे पास इसमें। ठीक है, कोई भी वेक्टर को हम पढ़ते हैं तो हमारे ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें निकल के उसमें से आती हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हमारे पास वेक्टर्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे सपोज को सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या कौन से होते हैं, जैसे सपोज करो कि कोई भी दो वेक्टर्स हमारे पास ए एंड बी, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, इन दोनों वेक्टर्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, आर सेड टू बी इक्वल। कब इक्वल बोलेंगे हम इनको, जब हमारे पास इनकी लेंथ क्या होगी, मतलब वेक्टर इन दोनों कब बोलेंगे, जब हमारे पास इनकी जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है वो तीनों सेम हो। जैसे कि इनकी सेम लेंथ हो, सेम लेंथ, ठीक है, सेम लेंथ हो और सेम और पैरेलल, सेम और पैरेलल इनकी सपोर्ट हो। ठीक है, तीसरी चीज इनकी सेम सेंस हो, तभी हम इनको कोई भी दो वेक्टर्स को क्या बोलेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं हमारे पास उसमें। दूसरा हमारे पास टाइप है हमारे पास जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर्स, जीरो और नल वेक्टर्स कौन से होते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है, जीरो और नल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, जिसका इनिशियल के और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो। वेक्टर
वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट। आर कोइंसिडेंट मतलब सेम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे हो, उनको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जीरो और वी कैन से नल वेक्टर। ठीक है। और हम ये भी समझते हैं कि जो जीरो और नल वेक्टर जो होते हैं उनका जो मॉडुलस होता है वो जीरो होता है, कि मॉडुलस ऑफ द नल वेक्टर्स और जीरो वेक्टर्स इज जीरो। वो भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। दूसरी चीज मॉडुलस मीन्स हम इसमें मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं इसमें। ठीक है। नॉर्मली हम जीरो वेक्टर नल वेक्टर को किसे डिनोट करते हैं, जीरो, ये डिनोटेशन होती है हमारे पास जीरो या नल वेक्टर की इसमें हमारे पास। ठीक है। और इसमें एक चीज आप इसमें और चीज समझ सकते हो कि वेक्टर्स अदर देन, जो भी वेक्टर्स हमारे पास हैं, कि वेक्टर्स अदर देन null vectors are called proper vectors। ठीक है। जो जितने भी वेक्टर्स होते हैं सारे हमारे पास प्रॉपर वेक्टर्स होते हैं, जीरो और नल वेक्टर को छोड़ के। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट टाइप के हमारे पास वेक्टर इसमें आते हैं। नेक्स्ट टाइप का वेक्टर हमारे पास इसमें है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर यूनिट, जिस ऐसे वेक्टर्स जिनका मॉडुलस क्या हो, वन हो, कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड और मॉडुलस वन हो, मतलब यूनिटी हो। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ठीक है। नॉर्मली हम यूनिट किसी भी यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कोई भी ए वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा, ए कैप, ये इसका यूनिट वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि ए कैप मतलब ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का ये होता है। और जो यूनिट वेक्टर जो होता है उसका हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास वेक्टर्स की, हमारे पास लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स कौन से होते हैं हमारे पास, कि वेक्टर्स लाइक कौन से होंगे, लाइक वेक्टर्स कौन से होंगे हमारे पास, ऐसे वेक्टर्स जिनके क्या हो हमारे पास सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन हो हमारे पास इसमें। ठीक है। जिनकी सेंस हमारे पास क्या हो, सेम हो। ठीक है। जिनकी सेंस क्या हमारे पास सेम हो, उनको हम क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर्स बोलेंगे। और अनलाइक वेक्टर्स कौन से होते हैं हमारे पास, अनलाइक वेक्टर्स हमारे पास वो होते हैं जिनकी सेंस जो होती है वो अपोजिट सेंस के होते हैं। जो कौन से होते हैं, अपोजिट सेंस के होते हैं, या हम कहें कि अपोजिट डायरेक्शन जिनकी होती है, अपोजिट डायरेक्शन जिनकी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कौन से वेक्टर्स का, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स having the same or parallel support
सेम सपोर्ट हो या पैरेलल सपोर्ट हो, उन टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, उनको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करें, ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करें। ठीक है, या हम ये बोलें कि उनकी सपोर्ट जो है वो पैरेलल टू द सेम प्लेन हो। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, या हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, कुछ जो भी वेक्टर्स है हमारे पास उनको हम इज सेड टू बी कोप्लेनर। हमको जो भी वेक्टर्स, कुछ वेक्टर्स अगर हमें दे रखे हों, 3-4 वेक्टर्स दे रखे हों, या कोई भी सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है, उसको हम कोप्लेनर कब बोलेंगे हम, इफ देयर सपोर्ट्स आर, जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब की सपोर्ट्स क्या हो, पैरेलल हो, किसी भी एक सेम किस प्लेन के, टू द सेम प्लेन, देन इन दैट केस वी कैन से दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल वेक्टर्स, देखो पहले आया था को इनिशियल वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यहाँ पर हमारे पास है को टर्मिनल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका सेम टर्मिनल पॉइंट हो, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे कि को टर्मिनल वेक्टर्स है। उस नेक्स्ट टाइप हमारे पास वेक्टर्स का क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का हम नेगेटिव कैसे निकालते हैं, नेगेटिव, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम बट डायरेक्शन क्या हो ऑपोजिट। द वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इस टाइप से है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो कोई भी ए वेक्टर है, इसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। जैसे हमने क्या लिखा, पी क्यू कोई भी वेक्टर है, ठीक है, पी क्यू वेक्टर है हमारे पास, इसका जैसे हमने ए वेक्टर मान लिया, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यूब पी हो जाएगा, जो कि माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास इसमें क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का हमें रेसिप्रोकल निकालना हो, या किसी वेक्टर का रेसिप्रोकल क्या होगा कि वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर जिनकी सेम तो डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन। ठीक है, जो भी ए की है, जैसे कोई भी ए वेक्टर है एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर ए, कोई भी ए वेक्टर हमने मान लिया, उस ए वेक्टर का रेसिप्रोकल जो होगा उसके, और इस ए वेक्टर की, इसकी और इसके रेसिप्रोकल की क्या होगी कि डायरेक्शन तो सेम होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, बट मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू
equal to the reciprocal of the given वेक्टर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, ठीक है, जैसे कि कोई भी ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का इनवर्स या रेसिप्रोकल। ठीक है, या हम इसको मैग्नीट्यूड के टाइप पे क्या लिखेंगे कि कोई भी ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर ये है तो इसके हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 1/में ए। ये ए है तो ये हो जाएगा 1/में ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारे पास कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़े हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम कुछ अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन, दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे। दो वेक्टर्स को हम ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है कि अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है हमारे पास, या वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट जो होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए एंड बी। हमने मान लिया कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। वो ये दोनों वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि ये ए हो गया और ये बी वेक्टर, दोनों एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायगोनल के बराबर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम डायरेक्शन भी ले लें तो ये ए की डायरेक्शन होगी, ये बी की डायरेक्शन होगी। तो ये वेक्टर भी हमारे पास इस टाइप से करेंगे तो हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक है, और ये इस टाइप से करेंगे तो ये हमारे पास ए वेक्टर इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास इसमें। तो ये डायगोनल हमारे पास ए प्लस बी हो गया, जिसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कि अगर कोई भी वेक्टर है हमारे पास, कोई भी दो वेक्टर्स हैं पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट जो होगा वो डायगोनल के बराबर होगा हमारे पास। ठीक है, या हम ये बोले कि डायगोनल क्या होगा, इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है हमारे पास इसमें। तो या हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये तो था हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। या हमें बोलें कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमने ये बोला कि भाई ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, ये ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में और ये बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में। ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या है, ट्राइंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इन द सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास थर्ड साइड क्या होगी ट्राइंगल की, वो रिवर्स ऑर्डर में है, और वो क्या होगी, इन दोनों के सम के बराबर होगी हमारे पास इसमें। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, या हम इसको ये भी समझ सकते हैं इसमें कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इफ, इसको लिखेंगे कैसे, इफ टू वेक्टर्स आर represented in magnitude and direction, in magnitude and direction by the two sides of a triangle।
ठीक है, ऑफ ए टेकन इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, ठीक है। लेकिन ऑर्डर क्या होगा, इन द रिवर्स ऑर्डर वी कैन से ऑपोजिट ऑर्डर में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि दिस इज कॉल्ड द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास इसमें, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ें। अगर हम पढ़ें कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की हम प्रॉपर्टीज पढ़ें, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम a प्लस बी लिखें इज ऑल्सो इक्वल टू b प्लस a, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, इसका मतलब हमारे पास ये क्या होता है, ये कॉम्यूटेटिव भी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम a प्लस बी करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम c में ऐड कर दें, या b प्लस सी करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम a में ऐड कर दें, ठीक है। तो दोनों इक्वल होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी भी होती है, ठीक है। जो हमारे पास वेक्टर एडिशन है वो एसोसिएटिविटी को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वेक्टर्स के कोई भी वेक्टर है उसमें अगर हम नल वेक्टर ऐड करें या ज़ीरो वेक्टर ऐड करें या ज़ीरो वेक्टर में कोई भी वेक्टर ऐड करें तो हमारे पास दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। मतलब किसी भी ए वेक्टर में अगर उसका नेगेटिव वेक्टर अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो वो नल वेक्टर के बराबर होगा, या हम किसी भी नेगेटिव वेक्टर के अंदर उसको वेक्टर ऐड करें तो ये भी नल वेक्टर के बराबर होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को भी ये हमारे पास वेक्टर एडिशन जो है वो फॉलो करता है इसमें, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो हमने अभी वेक्टर एडिशन पढ़ा है इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम जो है एक दो एग्जांपल्स को हम समझते हैं जिससे हमें ये वेक्टर एडिशन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें कोई भी रोम्बस दे दिया, ABCD हमारे पास अगर रोम्बस दे दिया, इफ ABCD is a rhombus whose diagonals cut at origin O, then OA प्लस में OB प्लस में OC प्लस में OD ये किसके बराबर होगा, ये अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें ये पता है कि जैसे हमने कोई भी एक रोम्बस बना लिया, मान लो कि ये हमने यहाँ पर क्या किया, एक रोम्बस बना लिया, ये एक रोम्बस बनाया, ठीक है, A
बी सी डी, और ये दोनों के इस रोम्बस के डायगोनल्स ओरिजिन पे अगर कट कर रहे हैं तो ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास डायगोनल्स जो होते हैं हमारे पास रोम्बस के, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड वाइज तो ये इसके बराबर होगा और मैग्नीट्यूड वाइज ही हमारे पास ये इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है, ओ ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ओ सी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। और हमारे पास ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ओ डी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन अगर वेक्टर्स ओ ए वेक्टर की बात करें हम यहाँ पर, तो ओ ए वेक्टर हमारे पास क्या है, वो उसका जस्ट नेगेटिव होगा हमारे पास ओ सी वेक्टर। जस्ट नेगेटिव क्या होगा हमारे पास, ओ सी वेक्टर। और ओ बी वेक्टर जो है हमारे पास वो नेगेटिव ऑफ ओ डी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो एल एच एस जो है वो हमारे पास एल एच एस में ऐड हो जाएगा, और आर एच एस जो है हमारे पास वो आर एच एस में ऐड हो जाएगा हमारे पास। इन दोनों को उठा के हम एल एच एस में लेके आ जाएंगे। देन ओ ए प्लस में ओ बी प्लस में ओ सी प्लस में ओ डी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और वी कैन से नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा हमारे पास इसमें, ठीक है। इस टाइप से हम इसमें कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम इसमें समझे, यहाँ पर अगर हम एक और एग्जांपल हम समझे तो जैसे कि हमें दे रखा हो कि इफ़ सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज़ एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी, ठीक है। हमारे पास क्या है कि कोई भी ए बी लाइन है। एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पर समझे कि हमारे पास कोई भी एक लाइन ऐसे इस टाइप से हमारे पास ए बी कोई भी एक लाइन है, ए बी कोई भी लाइन है, इस लाइन का हमारे पास सी एक मिड पॉइंट दे रखा है, सी हमें इसका मिड पॉइंट दे रखा है, और इस लाइन के बाहर कहीं पर भी कोई भी हमारे पास क्या है, पी पॉइंट है, कोई भी हमारे पास पी पॉइंट है। तो अब हमें पूछा जाए कि पी ए पी बी पी सी इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, पी ए पी बी और पी सी इन तीनों में हमारे पास क्या रिलेशन होगा। तो देखो ए बी लाइन बोली हमें, तो ये इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, पी ए ये डायरेक्शन होगी, पी सी ये डायरेक्शन होगी, पी बी हमारे पास ये डायरेक्शन होगी हमारे पास इसमें, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे हम इस ट्राइंगल में लगाएं, इस ट्राइंगल में अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो देखो हमारे पास इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम ऑर्डर में है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम ऑर्डर में है। तो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो थर्ड साइड के बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी ए प्लस में ए सी इज इक्वल टू पी सी, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास इसमें। अब इस वाले ट्राइंगल में जब हम वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो इसमें हमारे पास देखो ये हमारे पास ऐसे गए और ये ऐसे आ गए, तो इन दोनों का हमारे पास सेम ऑर्डर है। तो इस ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं कि पी सी प्लस में सी बी, पी सी प्लस में सी बी, ठीक है, इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। इस टाइप से हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सी बी को अगर हम क्या लिखें, पी सी प्लस में माइनस बी सी, इसको लिख दिया हमने, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, तो आगे माइनस आ गया, तो ये पी बी के बराबर आ गया। इस बी सी को हम इधर लेके जाएंगे तो पी सी इज इक्वल टू पी बी प्लस में बी सी, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। पी सी हमारे पास ये है और पी सी हमारे पास क्या है, ये है। दोनों ही को हम ऐड कर दें या इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं कि पी बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू पी सी, ये हमने इसमें लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अब हम क्या करेंगे, एक इस इक्वेशन को और एक इक्वेशन को, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि पी ए प्लस में ए सी प्लस में पी बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू पी सी प्लस में पी सी। ये यहाँ पर तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ पी सी आ गया। अब देखो ए सी, ठीक है, और बी सी, तो हमें ये पता है कि ए सी मतलब ए बी का जो है मिड पॉइंट है, जो हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, सी है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट है तो ए सी जो वेक्टर होगा वो सी बी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ये लिखना चाहें कि ए सी जो है वो माइनस ऑफ बी सी होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी और बी सी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास पी ए प्लस में पी बी, जो कि हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ पी सी के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पी ए पी बी और पी सी के बीच में रिलेशन आ जाएगा इसमें। तो देखो ये हमारे पास एप्लीकेशन थी हमारे पास किसकी, वेक्टर एडिशन की, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास क्या है, इसी टाइप से हमारे पास है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसी टाइप से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स हमने ले लिए, मान लो कि एक वेक्टर हमने ए ले लिया और दूसरा वेक्टर हमने बी ले लिया, ठीक है। तो अब हम बी को ए में से अगर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि बी माइनस में ए, या हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि हमारे पास ये बी प्लस में माइनस का ए, कि हमने सम निकाला है किसमें, ए में और माइनस ए वेक्टर में, ठीक है। हमने सम निकाला किसमें, सम ऑफ बी एंड माइनस ए, इन दोनों का सम हमने इसमें निकाला है, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया इसमें। जैसे इसको हम डायग्राम की हेल्प से अगर हम समझे कि भाई हमने किसी भी एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमने एक ट्राइंगल ले लिया, इस ट्राइंगल में हमने इस डायरेक्शन में एक ए वेक्टर ले लिया और इस डायरेक्शन में हमने कोई भी एक बी वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो हम बात करें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, तो थर्ड का ऑर्डर ये होगा, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये तो एडिशन ऑफ वेक्टर आ गया हमारे पास इसमें, ठीक है। जब हमारे पास इसमें ए ये है, ठीक है, ए हमारे पास क्या है, ये है, बी हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। अगर बी ये है तो हम माइनस का बी यहाँ पर इस टाइप से लिखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस का बी हो गया, इस टाइप से हमारे पास ये माइनस का बी हो गया हमारे पास इसमें। तो ये ए और तो ये माइनस का बी, तो इसको हम इस टाइप से ज्वाइन कर दे तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम ऑर्डर में ले लिए। तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस में बी, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जब हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए प्लस में माइनस ऑफ बी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, ठीक है। देखो इसके ऊपर भी हम अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को हम समझते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं एग्जाम्पल को लेके, कि हमें दे रखा है कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर्स का सम जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो हमें दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर दो यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। यहाँ पर दो यूनिट वेक्टर की बात हो रही तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। ये हमने एक ट्राइंगल लिया, तो एक ये हमने ए यूनिट वेक्टर ले लिया, ये बी यूनिट वेक्टर ले लिया, ट्राइंगल को कि दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इनकी डायरेक्शन बना दी। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस में बी, यूनिट वेक्टर है दोनों, ए प्लस में बी। तो सम जो हमारे पास क्वेश्चन में बोल ही रखा है कि इन दोनों का सम हमारे पास क्या है, 1 है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, बी भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और इन दोनों का सम, जब इन दोनों का जो सम करेंगे तो वो भी हमारे पास, उसका भी मैग्नीट्यूड हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम नाम दें
मान लो कि ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि OA और OB और AB इन तीनों की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल हमारे पास, देयरफॉर ट्राइंगल हमारे पास OAB जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब हमारे पास ये एंगल सारे के सारे कितने होंगे, ये सारे के सारे एंगल्स हमारे पास कितने होंगे, 60 डिग्री के हो गए हमारे पास इसमें। ठीक है, 60 डिग्री के हो गए। अब देखो इस B हमें तो डिफरेंस निकालना है, मतलब A माइनस बी का मैग्नीट्यूड, A माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमने यहाँ पर इसका नेगेटिव वेक्टर बनाया, तो मतलब ये हो गया माइनस का B यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A यूनिट वेक्टर माइनस में B यूनिट वेक्टर। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, फिर इसको हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। जब ये 120 है हमारे पास, देखो ये भी यूनिट वेक्टर हमारे पास, ये भी यूनिट वेक्टर, दोनों हमारे पास सेम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या हो गया, मान लो ये हमने पॉइंट मान लिया B डैश, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ट्राइंगल OAB डैश ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, मतलब ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री और ये एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास देखो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कंप्लीट एंगल हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इसमें जब हम लगाएं बी बी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब हमारे पास ट्राइंगल, हमारे पास कौन सा ट्राइंगल BOB डैश एक राइट ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि OB, ठीक है, OB का स्क्वायर प्लस में हमारे पास OB डैश का स्क्वायर इज OB डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू BB डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास इसमें। तो अब इसमें हम देखो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा कि OB हमारे पास कितना है, यूनिट वेक्टर, तो ये 1 प्लस में OB डैश हमारे पास क्या है, A यूनिट वेक्टर माइनस में B यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास B डैश क्या, 1 ये और 1 ये, तो 2, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि A यूनिट वेक्टर माइनस में B यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 4 माइनस 1 3, तो इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। तो इसका मतलब A यूनिट वेक्टर माइनस B यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ गया, रूट में 3। ठीक है, तो इस टाइप से भी हमारे पास जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। ठीक है, जो जो हमें फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं, तो ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपको इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। जो मेनली जो हमारा हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो मेन मोटो मेन एम हमारे पास क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर। किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो हम किस टाइप से उसको समझेंगे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से हमें किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि m यहाँ पर हमारे पास कोई भी m हमने कोई भी यहाँ पर क्या मान लिया, स्केलर मान लिया। ठीक है, m यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई भी स्केलर है, और a हमारे पास क्या है, कोई भी वेक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों का वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना मतलब m मल्टीप्लाई में
ए, एम मल्टीप्लाई में ए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर हैविंग द सेम सपोर्ट एज दैट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है कि इसका मीनिंग निकलता है कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर हैविंग द सेम सपोर्ट, सेम सपोर्ट है जो हमारे पास किसकी है, एज दैट ऑफ ए, जो ए की सपोर्ट है वो वही सपोर्ट एम ए वेक्टर की है, लेकिन हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड जो है सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड जो है इज एम टाइम्स, मैग्नीट्यूड जो वो एम टाइम्स होगा इसका। ठीक है, एम टाइम्स किसका, एम टाइम्स दैट ऑफ वेक्टर ए, जो ए का मैग्नीट्यूड है उसका एम टाइम्स होगा इसमें। लेकिन इसकी डायरेक्शन की बात करें, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम, जो डायरेक्शन बट उसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी, जो किसकी होगी, एज और ऑपोजिट सेम होगी। और हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट भी हो सकती है अगर हम किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए। कैसे, किस हिसाब से ऑपोजिट होगी, अगर हम नेगेटिव या पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अकॉर्डिंग एज एम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव स्केलर एम है, अगर पॉजिटिव है मतलब कोई स्केलर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी सेम डायरेक्शन होगी। अगर किसी ऐसे स्केलर जो नेगेटिव स्केलर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी हमारे पास इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो और देख लेते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखें तो किसी भी स्केलर से हमने माइनस ए वेक्टर से, नेगेटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको माइनस एम ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं और इसको हम माइनस एम ए ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब एम स्केलर पॉजिटिव है, वेक्टर नेगेटिव है, स्केलर नेगेटिव है, वेक्टर है, और हमारे पास स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड आउट कर दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी मतलब क्या है कि स्केलर जो है वो भी नेगेटिव है और वेक्टर जो है वो भी नेगेटिव है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके एम ए बचेगा इसमें। ठीक है, मान लो कि किसी वेक्टर को हमने पहले से ही एक स्केलर एन से मल्टीप्लाई कर रखा है, फिर हम उसको एम से मल्टीप्लाई करें, या हम पहले दोनों स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर ले फिर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, या हम एम किस वेक्टर को एम से पहले मल्टीप्लाई करें फिर आंसर है उसको एन से मल्टीप्लाई करें, तो ये तीनों चीज़ें भी क्या होंगी, सेम होंगी इसमें। ठीक है, तो अब हम देखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमने पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं जिससे आपको ये टॉपिक जो है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि द नॉन जीरो वेक्टर बी एंड सी आर रिलेटेड बाय ए इज इक्वल टू 8b एंड c इज इक्वल टू माइनस का 7b। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें पता है, हमें दे रखा है कि भाई a इज इक्वल टू 8b एंड c इज इक्वल टू माइनस का 7b। तो यहाँ से हमने क्या किया, b की वैल्यू निकाली। ठीक है, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/7 c
अब इस b की वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस का 8/7 c आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई a को हमने क्या किया, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो स्केलर जो है वो -8/7 है। तो इसका मतलब क्या है कि ए एंड सी हमारे पास आर, क्योंकि नेगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब ए और सी हमारे पास क्या है, आर अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स है, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स है। देखो पैरेलल वेक्टर्स के लिए मान लो कोई भी दो वेक्टर्स है ए एंड बी, और एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के प्रोडक्ट, किसी भी स्केलर प्रोडक्ट, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम उसके बराबर अगर हम उसको लिख सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है हमारे पास कि ए और बी आइदर तो कोलिनियर है और ए और बी पैरेलल है। अगर ए और बी में कोई भी कॉमन पॉइंट हमारे पास है तो इसका मतलब हम कोलिनियर है, अदरवाइज वी कैन से कि दीज टू आर पैरेलल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ए और सी को देखो हमने किसी स्केलर के मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए और सी हमारे पास पैरेलल वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आगे आ रहा है, तो इसका मतलब अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास एंगल जो हो गया किसके बीच में, ए और सी के बीच में एंगल कितना हो गया, ए एंड सी के बीच में एंगल आ गया हमारे पास कितना, पाई। अगर सिर्फ लाइक पैरेलल बोलते तो उन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल हो जाता। यहाँ पर हमारे पास अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स है, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में पाई एंगल है हमारे पास इसमें। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल हम इसमें समझते हैं कि हमें दे रखा है कि ABCDEF ये हमारे पास क्या है, इज अ रेगुलर हेक्सागन। ये एक रेगुलर हेक्सागन है विद AB इज इक्वल टू A एंड BC इज इक्वल टू B। तो हमें बताना है कि फाइंड CE हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक ये हेक्सागन बना लेते हैं। देखो ये हमने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया, तो ये ABCDEF, ठीक है, ये A वेक्टर दे रखा है और BC ये B वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो जब हम AC को ज्वाइन करेंगे तो इस डायरेक्शन में, ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो इसमें ट्राइंगल ABC में हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, तो AB प्लस में BC इज इक्वल टू AC। तो इसका मतलब AC हमारे पास क्या आ गया, AC आ गया A प्लस B। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि जो AD जो है, अगर AD को ज्वाइन करें, AD जो है वो BC के पैरेलल होगी, AD जो है वो BC के पैरेलल होगी, तो और एंड AD जो है वो 2 टाइम्स ऑफ BC भी होगी। तो इसका मतलब AD इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2B आ गया, जिसकी डायरेक्शन हमने ये ले ली, और ये हमारे पास A प्लस B है, ये हमारे पास 2B है, ये हमारे पास 2B है। तो वेक्टर एडिशन से हमारे पास अगर हम यहाँ पर लिख लें ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में हमारे पास वेक्टर एडिशन लगाएं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, AC प्लस में CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, यहाँ से हमारे पास CD आ जाएगा हमारे पास इसमें। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, CD कितना आ जाएगा हमारे पास, AD हमारे पास क्या है 2B, और हमारे पास AC हमारे पास A माइनस में B, तो यहाँ से हमारे पास B माइनस में A आ गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, B माइनस में A, क्योंकि इसको उठा के हम AC को उठा के क्या करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे, तो AD में से इसको माइनस करेंगे, ये हमारे पास 2B है, ये A प्लस B है, तो माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास CD आ गया। ठीक है, ये हमारे पास CD आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज AB जो है वो ED के पैरेलल है, AB जो है वो ED के पैरेलल है,
ये ए है, ये हमारे पास ये भी ए हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन अगर हम ये करेंगे तो ये वेक्टर हमारे पास माइनस का ए हो जाएगा। और ये हमने अभी निकाला है बी माइनस में ए। हमें निकालना क्या था, ये सी ई हमें निकालना था। तो अब ट्राइंगल अगर हम ले लें इसमें, अगर अब हम इसमें ट्राइंगल ले लें, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल सी डी ई, इसमें वेक्टर एडिशन लगाएंगे हम इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सी ई इज इक्वल टू सी डी प्लस में डी ई, ये चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास b माइनस में a है और ये हमारे पास माइनस में a है, तो हमारे पास कितना आ गया, ये b माइनस में 2a। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें स्टडी करने होंगे। अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हमें फाइट करना है तो हमें इस टाइप से हमें थ्योरी को स्टडी करना है, बिल्कुल एक एक बेसिक को हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो अब इसमें अलजेब्रा और वेक्टर्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आपको कुछ बेनिफिशियल लगा हो ये वीडियो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, देन ओके, गुड लक। नेक्स्ट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। देन ओके, सी यू अगेन।